दोस्तों, मेरे साथियों, अदालत जो है आज बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था अंदर से बाहर तक। क्योंकि आज अदालत इसलिए भरी हुई थी क्योंकि अब्दुल बिन जब्बार जो बहुत दिनों से उसकी कोर्ट में केस चल रही थी, आज उसकी आखिरी फैसला थी, इसीलिए कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। अब्दुल बिन जब्बार जो है वो कटघरे में हाथ बांधे सर को झुकाए हुए खड़ा था और सारे लोग कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे कि जज साहब आएंगे और आज अब्दुल बिन जब्बार का जो है वो फ़ैसला करेंगे। तो कुछ ही मिनटों में जज साहब आते हैं, लोग खड़े होकर के उसका इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जज साहब फिर बैठते हैं अपनी कुर्सी पे और अब्दुल बिन जब्बार का जो फ़ाइल होता है उसको खोलते हैं। क्योंकि आज अदालत में जो इतनी भीड़ थी, इतनी तादाद में जो लोग अंदर से बाहर तक भरा हुआ था, वो एक ही वजह से था क्योंकि अब्दुल बिन जब्बार का जो बहुत दिनों से केस चल रही थी, आज उसकी आखिरी सुनवाई थी। आज ही के दिन उसका फ़ैसला होना था, उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला होना था। इसीलिए लोग खड़े होकर अंदर से बाहर तक आज का फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि अब्दुल बिन जब्बार का आज क्या फ़ैसला देंगे कोर्ट, यानी जो जज साहब है आज क्या फ़ैसला देंगे। उसके लिए कोर्ट अंदर से बाहर भरी हुई थी। लेकिन उसकी जो अगले पिछले जो भी सुनवाई थी, सभी केस में दोनों पक्षों की वकीलों से बराबर दलीलें दी गई थी, बहसा-बहसी हुई थी। यानी कि जो भी गवाह सबूत पेश करना था दोनों पक्षों ने पेश कर चुके थे और आज जो जज साहब आएंगे तो सिर्फ फैसला ही सुनाएंगे कि आज अब्दुल बिन जब्बार को क्या सज़ा देती है कोर्ट। और कोर्ट में जब जज साहब बैठते हैं, अब्दुल बिन जब्बार का फ़ाइल खोलते हैं, फ़ाइल खोलने के बाद जज साहब जो हैं वो फैसले को सुनाते हैं और कहते हैं कि आज की अदालत जो अब्दुल बिन जब्बार की आखिरी फ़ैसला है, आखिरी सुनवाई है, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि तमाम गवाह और सबूत अब्दुल बिन जब्बार के ख़िलाफ़ है और अब्दुल बिन जब्बार को दोषी मानती है। क्योंकि उसने एक सच्चे दोस्त और बड़े भाई जैसा मानने वाला दोस्त, उसके घर में उसे बेटा जैसा मानने वाले दोस्त का इन्होंने कत्ल किया है, दूध में जहर मिलाकर उसे मार दिया है। और अदालत जो है दोषी मानती है और दोषी करार देते हुए अब्दुल बिन जब्बार को 2 दिन के बाद सुबह 9 बजे इसे फांसी दे दिया जाए। दोस्तों, ये फैसला जज का सुनने के बाद लोगों के दिलों में एक दहशत सी मच जाती है कि आखिरी वक्त में जो अब्दुल बिन जब्बार का फ़ैसला होना था वो ऐसा फ़ैसला हुआ, उसके ज़िंदगी का फ़ैसला हुआ। यानी 2 दिन बाद अब्दुल बिन जब्बार को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन लोग जहां हैरत से इस बात को गमी और दुखी की तरह से देख रहे थे, वहीं अब्दुल बिन जब्बार जो है वो हल्की सी मीठी मुस्कान लेते हैं। यानी कि उसके दिलों में, उसके दिमाग में कोई भी डर, कोई भी गम कुछ भी नहीं था। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो बहुत खुश है इस फैसले से। अब्दुल बिन जब्बार की मुस्कान को देख के जज साहब भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसा इंसान है, इसे 2 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी और ये मुस्कुरा रहा है। लोग भी हैरान और परेशान थे अब्दुल बिन जब्बार का ये रवैया देख करके कि आखिर ऐसा इंसान कैसे कर सकता है कि जिसे फांसी लगनी है, जिसे फांसी हो जाएगी, वो मुस्कुरा रहा है। फिर जज साहब जो है वो अब्दुल बिन जब्बार से पूछते हैं कि अब्दुल बिन जब्बार, तुम बताओ, तुम्हें 2 दिन बाद 9 बजे सुबह फांसी दे दी जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वो हमें बता दो, हम तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन अब्दुल बिन जब्बार जो है वो जज साहब से कहता है कि जज साहब, मेरी जो आखिरी इच्छा है वो है मैं अपनी पत्नी के साथ मिलना चाहता हूँ। यानी कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात संबंध बनाना चाहता हूँ, जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ, उसके साथ संभोग करना चाहता हूँ। इतना बात सुनने के बाद दोस्तों, लोग जो हैरत में पहले से ही थे और हैरत में पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आखिर अब्दुल बिन जब्बार को 2 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी
और वो अब्दुल बिन जब्बार जो है अपने माँ बाप से मिलने के बजाय, भाई बहन के मिलने के बजाय ये ख्वाहिश उसे रखनी चाहिए थी, लेकिन अब्दुल बिन जब्बार जो है वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की आखिरी इच्छा मांग बैठता है। तो दोस्तों, अब्दुल बिन जब्बार जो है वो इन लोगों की हैरानी देख करके, जज साहब की भी देखने का नज़रिया देख के वो समझ चुका था कि उनके मन में, लोगों के मन में क्या राय चल रही है। तो अब्दुल बिन जब्बार जो है, जज साहब पता नहीं मुझे आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोगों क्या सोच रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जो आदमी 2 दिन बाद मरने वाला है वो आखिरी इच्छा मांगता है, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता है। पता नहीं कैसा अय्याश किस्म का आदमी होगा जो मरने के टाइम में भी अपने बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहता है। कि जज साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपनी पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत है मेरी, बहुत चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ दिन पहले की बात है जब वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई हुई थी और उसी वक्त रात में उसके घर से फ़ोन आता है कि उसके बाप का दिल का दौरा पड़ा है। क्योंकि मुझे घर जल्दी आना था इसलिए मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ मायके में। घर में जो मेहमान थे सारे जा चुके थे, घर में बूढ़ी माँ मेरी जो अकेली थी, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी चला आया। फिर 2 दिन रहने के बाद घर में मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से जाके मिलूँ, उसे लेके आऊँ। उसी बीच में जो है मेरे बड़े भाई की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और मैं बड़े भाई के इलाज में इधर उधर उसको इलाज करवाता रहता हूँ, भाग दौड़ करता रहता हूँ। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात प्रेम के साथ बिता सकूं। और बस मेरा भाई जब ठीक हुआ तो मैं सोचा कि मैं अब पत्नी को ले आऊं। और इसी बीच जो ये मुकदमा चल रही थी, इसी बीच में दरोगा साहब आते हमारे घर और मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मुझे मौका नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है जज साहब कि मुझे 2 दिन के बाद फांसी हो जाएगी, मैं ये दुनिया को अलविदा कहकर चला जाऊंगा। मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि अदालत ने मुझे फांसी की सज़ा क्यों सुनाई, क्योंकि मैंने पहले ही अपने दोस्त का जो कत्ल किया था उसका मैं जुर्म खुद ही कबूल कर चुका था। मुझे इस फैसले से कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जब आपने आखिरी ख्वाहिश मुझसे पूछी तो मैंने यही ख्वाहिश इसलिए रखी, ये सोच के रखी कि 2 दिन बाद तो मैं दुनिया को अलविदा कह जाऊंगा। अपने बीवी से मिलने के बाद क्या पता उस भगवान, उस खुदा ने अगर चाहा तो मेरे बच्चे या बच्ची हो सकते, मेरी बीवी जो है वो गर्भ से हो सकती है। यही सब सोच के मैंने एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताने का मांग किया है। बड़ी मेहरबानी होगी जज साहब अगर आपने ये मेरी जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, अगर पूरी कर देते हैं तो आपका मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। मरते मरते भी आपको याद करता जाऊँगा। दोस्तों, जो जज साहब थे वो सारी बात को समझ चुके थे। अब्दुल बिन जब्बार जो बोला वो सारी बात को जज साहब ने समझ लिया और जज साहब ने अब्दुल बिन जब्बार से कहता है कि ऐसा हो सकता है, तुम्हारी नस्ल चल सकती है, मैं तुम्हारी ये जो इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और अदालत ख़त्म कर दी जाती है। वहाँ पे जो दरोगा था, कांस्टेबल था, जो दरोगा था जिन्होंने अब्दुल बिन जब्बार को गिरफ़्तार किया था, चार्जशीट जो कोर्ट में फ़ाइल की थी, उसे वो जिम्मेदारी जज साहब दे देते हैं और कहते हैं दरोगा साहब ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि अब्दुल बिन जब्बार को एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए आप जेल के बैरक में ही इंतज़ाम कर दीजिए ताकि वो एक रात अपनी पत्नी से सुकून के साथ मिल सके। और अदालत की जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अब्दुल बिन जब्बार को फिर से बैरक में डाल दिया जाता है जेल के। दरोगा जो है दिमाग लगाने लगता है और सोचता है कि अगर जेल की बैरक में उसे पत्नी से मिलने दिया जाए तो उसे हो सकता है उसे सुकून नहीं मिलेगा, सन्नाटा नहीं मिल पाएगी, सुनसान एरिया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कैदियाँ होते हैं जो शोर शराबे रात को करते हैं। तो ऐसे में अब्दुल बिन जब्बार को
तन्हाई नहीं मिल पाएगी, अपनी पत्नी से वो सुकून से नहीं मिल पाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट से दरोगा जो है कोर्ट से इजाज़त ले लेता है कि यहाँ पे जो है अब्दुल बिन जब्बार को बैरक में हम नहीं मिला सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैदियाँ हैं जो शोर शराबे करते हैं। अब्दुल बिन जब्बार को रात की सन्नाटा यहाँ नहीं मिल पाएगी। ऐसा करते हैं कि जेल के जो स्पेशल कमरे बने होते हैं उसको वहाँ पे मिला दिया जाए, तो वहाँ सुकून के साथ अब्दुल बिन जब्बार जो है वो अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। और दरोगा की ये बात कोर्ट को अच्छी लगती है और ये पास हो जाती है, यानी कोर्ट से दरोगा को इजाज़त मिल जाती है कि ऐसा ही करो, जहाँ उसे सन्नाटा मिल पाए वहाँ उसे उसकी पत्नी से मिलाओ। दोस्तों, दरोगा जो है बड़ा अय्याज़ किस्म का आदमी था। वहाँ बैरक में इसलिए नहीं मिलाना चाहता था क्योंकि आसपास कैदी भी होंगे, शोर शराबा भी होंगे। और दूसरी बात ये भी थी, वो मन में सोच रहा था कि अब्दुल बिन जब्बार को अगर बैरक में ही मिला दिया जाए तो मुझे देखने का मौका नहीं मिलेगा कि उसकी पत्नी कैसी है, बिन जब्बार अपनी पत्नी से कैसे मिलता है आखिरी रात में। वो सब चीज़ मतलब वो देखना चाहता था, सुनना चाहता था कि आखिर अब्दुल बिन जब्बार अपनी पत्नी से आखिरी रात कैसे मिलेगा। इसी वजह से उसने बैरक में ना मिला करके कोर्ट से इजाज़त लिया कि उसे स्पेशल कमरे में मिलाया जाए, और उसे ये इजाज़त मिल भी जाती है। बहरहाल स्पेशल जो कैमरा जेल में बनी होती है वहाँ पे 2 कमरे थे। एक में अब्दुल बिन जब्बार की जो है मिलने की सारी तैयारियां कर दी जाती है, और दूसरा कमरा जो होता है वो जेलर जो है वो कहता है अपनी कांस्टेबल से कि इस भी कमरे को खुला रखना है, हम दोनों यहाँ बैठ के देखेंगे कि अब्दुल बिन जब्बार अपनी बीवी के साथ क्या करता है, कैसे करता है, कहीं उसे मार ना दे, आखिर क्या माजरा हो सकता है। यहाँ से हम बैठकर देखेंगे। और एक पतला सा सुराग अपने रूम में जहाँ वो बैठ के देखना चाहता था, एक पतला सा सुराग, बारीकी सी सुराग एक दीवार में कर देता है जहाँ से वो अंदर का नज़ारा देख सके, सुन सके। इसी बीच में ये सब काम पूरा करते करते दरोगा को 4 बज जाते हैं। फिर उसकी पत्नी को दरोगा जो है ले आता है। ले आने के बाद उसकी पत्नी जो है जब आती है तो दरोगा जो है आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है, और अपने कांस्टेबल जो है उसके पास बैठा हुआ था उससे कहता है, अरे यार ये तो इसकी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है। और वाकई दोस्तों उसकी जो बीवी थी खूबसूरत की भला थी, इतनी खूबसूरत थी जो अच्छे अच्छे को मात दे सकती थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यही वजह था जो अब्दुल बिन जब्बार उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो दरोगा है सो अंदाज़ा ही सिर्फ लगा रहा था, वो दरोगा जो है वो अंदाज़ा लगा रहा था और अपने कांस्टेबल से बात कर रहा था कि उसकी बीवी तो खूबसूरत की भला है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगाया था। क्योंकि जब उसकी पत्नी आई थी तो पूरा उसका शरीर जो था ढका हुआ था, सिर्फ आँख ही दिख रही थी, लेकिन हाथ की जो उंगलियां होती वो खुला होने के कारण से वो अंदाज़ा लगाया कि इसकी बीवी खूबसूरत होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी, गोरे रंग की है। और कांस्टेबल से जो है दरोगा बात कर रहा था कि 2 दिन बाद अब्दुल बिन जब्बार को फांसी लग जाएगी, आज के रात ही अपनी पत्नी से मिल पाएगा, फिर इसके मरने के बाद इसकी बीवी की देखभाल मैं ही करूँगा। बहरहाल दोस्तों अब्दुल बिन जब्बार की जो बीवी है उसको अंदर भेज दिया जाता है। अब्दुल बिन जब्बार को पहले से वहाँ उस रूम में भेज दिया गया था। उसकी पत्नी जब अंदर जाती है, अब्दुल बिन जब्बार जो है दरवाज़ा को बंद कर लेता है। बंद करने के बाद उनकी बातचीत आपस में शुरू हो जाती है, और दरोगा और कांस्टेबल जो था वहाँ अंदर का नज़ारा सारा कुछ वो देख रहा था एक सुराग के ज़रिए से। दरोगा देखता है कि अब्दुल बिन जब्बार जो है बात कर रहा है, और बात करते करते अब्दुल बिन जब्बार जो है अपनी पत्नी की आंचल को खींचता है, और खींचने के बाद उसकी पत्नी जो है अब्दुल बिन जब्बार को धक्का दे देती है, और अब्दुल बिन जब्बार गिर जाता है। गिरने के बाद बहुत देर तक वो उठता नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके थे
फिर दरोगा को जो है वो शक हो जाता है कि शायद मामला कुछ गड़बड़ है और वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है। तो वहाँ का माजरा देखता है कि अब्दुल बिन जब्बार जो है वो ज़ख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है और उसकी बीवी जो है मुस्कुरा रही है। फिर दरोगा जो है उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेता है और अब्दुल बिन जब्बार को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है, यानी उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। उसको 2 दिन के बाद होश आता है। तब दरोगा जो है जेलर को ले करके अब्दुल बिन जब्बार की जहाँ पे इलाज चल रही होती है वहाँ पे जेलर को वो दरोगा खुद ही ले जाता है। ले जाने के बाद अब्दुल बिन जब्बार को वो दरोगा कहता है, तुम किस किस्म का इंसान हो अब्दुल बिन जब्बार, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाया। असली मुजरिम तुम नहीं, तुम्हारी बेवफा बीवी है और उस बीवी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो कि हंसते हंसते फांसी चढ़ने जा रहे थे, लेकिन अपने बीवी पे ज़रा सा भी आँच नहीं आने दिया। लेकिन तुम्हें आज सच्चाई बतानी पड़ेगी जो आज तक तुमने किसी से नहीं कहा। अब्दुल बिन जब्बार को जो है आंसू आने लगते हैं। अब्दुल बिन जब्बार रोने लगता है और फिर हल्का सा उठ करके बेड का जो टेक होता है पीछे टेक लगा के पीठ के पीछे वो बैठ जाता है। बैठने के बाद अब्दुल बिन जब्बार अब कहना शुरू करता है कि हमारी शादी जब तय हुई थी, हमारे माँ बाप ने जब रिश्ता तय किया था तो 1 साल पहले की बात है जब हमारी सगाई हुई थी। उसके बाद हम दोनों ने सगाई के बाद कस्में खाएं कि ना ही तो हम मिलेंगे, ना ही तो हम अपने बीच में कोई जिस्मानी ताल्लुकात रखेंगे, ना ही तो हम आपस में संबंध बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी कुछ करना है शादी होने के बाद करेंगे। और हम पति पत्नी ये कसम खा लेते हैं कि जो भी करना है शादी के बाद करना है। इसी बीच में मुझे ख्याल आता है क्यों ना मेरे पास 1 साल का वक्त है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ और मैं यही सोच ले करके अपने दोस्त के साथ एक बिज़नेस को शुरू करता हूँ। अपने दोस्त मुनीर को भी साथ ले लेता हूँ और हम दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। और काम करते करते और मुनीर जो है उसका काम में मन नहीं लगता है, बीच बीच में वो गायब हो जाया करता था, जिसे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती थी काम करने में। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, जोशो और जुनून के साथ मैं काम करता गया और अपने बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से मुझे बहुत सारे मुनाफे होने लगे, पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं रही। इसी बीच में हमारा 1 साल गुजर जाता है। रही बात हमारे दोस्त मुनीर की, तो उससे हमारी दोस्ती ऐसी थी, दांत से कटी हुई रोटी हम एक दूसरे के साथ भी मिल कर के खाते थे। या आप ये समझ लीजिए कि अपने घर में रोटी खाता था तो उसके घर जा कर के पानी पीता था। आप यूँ कह लीजिए कि जिसे लंगोटिया यार कहते हैं, ऐसी दोस्ती थी हमारी। वो भी हमारे ऊपर जान छिड़कता था, हम भी उस पर जान छिड़कते थे। मतलब एक भाई से बढ़कर मेरे लिए मुनीर मेरा दोस्त था। लेकिन जब पत्नी मेरे घर दुल्हन बन करके आई तो बहुत तरह की उलझनें आई। मैं जेल चला गया, सारी बातें तो आप लोग को पता ही है। लेकिन जब शादी होने के बाद जब मैं भाई का इलाज करा के जब सोच रहा था कि अपनी पत्नी को लाऊं, उसी बीच में हमारी पत्नी की फ़ोन आती है और मुझे बुलाती है मिलने के लिए। और मैं चला जाता हूं अपनी बीवी से मिलने के लिए। और मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी बीवी मुझसे कहती है, तुम्हारा जो दोस्त है बड़ा अय्याश किस्म का आदमी है, मुनीर अच्छा इंसान नहीं है, मुझे छेड़ता रहता है, मुझे तंग करता रहता है, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। मैं उसे लाख समझाती हूँ, तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे दोस्त के दिल पर क्या गुजरेगी। बहुत तरह से मुझे वो परेशान करता है। तुम्हारा दोस्त मुनीर जो है मुझसे मिलने यहाँ तक भी आ जाता है। इतना जब सुनना था, मैं अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद
मेरे दिमाग में सारी बातें जो थी मुनीर की वो सेट हो जाती है कि वो काम के बीच बीच में आखिर गायब कहाँ हो जाता था। वो मेरी बीवी से ही मिलने आता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी बीवी के साथ ये सब करना चाहता है और मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे वहाँ से मारने के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन मैं जब अपने दोस्त के घर पहुँचा तो वहाँ देखा कि मेरा दोस्त नाश्ता कर रहा है। तो नाश्ते की दूध की जो प्याली थी, किसी बहाने से मैंने उस दूध की प्याली में जहर मिला दिया था और जहर मिलाने के बाद मेरा दोस्त जो है वो दूध का प्याला उठाता है, अपने मुंह से लगाता है। पता नहीं वो घूंट अंदर किया होगा या नहीं किया होगा, अचानक से वो पीछे गिर जाता है। मैं समझा कि मैंने जो दूध में जहर मिलाया है ये उसी का असर है और मैं उसे इसी हाल में मरने के लिए छोड़ देता हूँ। और हमारे ऊपर दोस्त का जो इल्ज़ाम है वो चला आता है मेरे ऊपर और मैं बंद हो जाता हूँ जेल में, जो कोर्ट ने मुझे फांसी की सज़ा दी थी। लेकिन जब पत्नी से मिलने की जो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी और जब मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई अंदर कमरे में, तो वो मुझसे कहती है कि क्यों बुलाए तुमने मुझे। मैं उसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि अगर हम आपस में संबंध बना लें, शारीरिक संबंध बना लें, तो हो सकता है कि हमारी जो नस्ल है वो आगे चल जाए। लड़का या लड़की हो, बच्चा या बच्ची हो, इससे हमारी नस्ल आगे बढ़ सकती है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज जो हम संबंध बनाएंगे उससे गर्व तुम्हें हो सकता है कि ऊपर वाले ने चाहा तो गर्व रह जाए और हमारी नस्ल चल जाएगी। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे दोस्त मुनीर को पसंद करती थी, मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वो कभी मेरे साथ नहीं दिया। वो एक ही बात का रट लगाया रहता था कि तुम मेरी दोस्त की बीवी हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारे साथ संबंध बना लिया, तो मेरे दोस्त के दिल पे क्या गुजरेगी। जो मेरा दोस्त मेरा जान का टुकड़ा है उसके दिल पे ये क्या गुजरेगी जब इस बात को पता चलेगा, जब इस बात की पता चलेगी कि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ संबंध बनाती है, तो मेरा दोस्त ऐसे ही जीते जी मर जाएगा। मेरे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ कभी संबंध नहीं बनाऊंगा और तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने मुझे लाख मनाने के बाद भी मना कर देता है। फिर हमारे दिमाग में आइडिया जो आया, फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है जो उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि जब एक औरत एक मर्द की जहन में फरेब मक्कार वाली बात जब डालती है ना, तो मर्द के सीधे दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक औरत अपने मर्द के दिमाग में जो बात डालना चाहे वो ना डाल सके। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जो बात मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला वो उसी तरह असर कर गया और सीधा असर किया और तुम मुनीर को मारने के लिए वहाँ से गुस्से से निकल गए। फिर तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक और आइडिया आया कि अगर कहीं तुम चूक गए तो मुनीर ज़िंदा बच जाएगा, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं था कि मुनीर ज़िंदा बच जाए, वो किसी और का हो जाए। मेरा नहीं हुआ तो उसे मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगी। फिर मैंने एक योजना बनाई, उसे फ़ोन करके मैं घर बुलाती हूँ, उसे नाश्ता देती हूँ और उसी नाश्ते में स्लो पॉइजन जो है, जो देर से काम करने वाली होती है, मुझे पता था तुम्हें उसे मारते मारते सोचते सोचते तुम्हें उसे मारते मारते या सोचते प्लान बनाते 4 से 5 घंटे गुजर जाएंगे। इसी तरह का मैंने मार्केट से स्लो पॉइजन लाया, उसके नाश्ते में जो मैंने मिलाया था, और फिर उसे मैं यहाँ से भेज देती हूँ। और ठीक उसी तरह वो स्लो पॉइजन काम करता है। तुम दूध में जहर डालते हो और वो होठों से ही लगाता है, शायद पिया भी ना हो, और वो अचानक से बीमार हो जाता है और तुम समझ लेते हो
कि जहर जो मैंने दिया है दूध में उसका असर हो रहा है, तुम अपने दोस्त को छोड़ के वहाँ से चले जाते हो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती। तो दोस्तों जेलर ने और दरोगा ने सारी बातें जो सुनी अब्दुल बिन जब्बार के मुंह से, उसके बाद ये पता चला कि सारा कसूर उसकी पत्नी, बेवफा पत्नी की थी, जिसने एक सच्चे दोस्त को 2 भाग में बांट दिया। और 2 भाग बांटने के बाद उसने ऐसी साजिश रची जिसमें मुनीर भी ज़िंदगी से चला गया और अब्दुल बिन जब्बार भी फंस गया। उसने ऐसा प्लान बनाया था कि एक तीर से 2 निशाना लगाऊंगी, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा उसने प्लान बनाया था। तो दोस्तों दरोगा और जो जेलर थे वो सारी बात को सुनते हैं। सुनने के बाद जो है केस को फिर से रीओपन किया जाता है। रीओपन करने के बाद अब्दुल बिन जब्बार को जो है कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, उसे छोड़ देती है और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक सच्चे दोस्त की कहानी और एक बेवफा पत्नी की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो का आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, नमस्कार।